हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPCS 187 मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज करवाऊंगी। देखिए, इस बुक में ना टोटल 12 यूनिट्स हैं जिसको 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। इसके 2 ब्लॉक मैं पूरे कंप्लीट करवा चुकी हूँ। फर्स्ट ब्लॉक की 4 यूनिट, सेकंड ब्लॉक की भी 4 यूनिट्स मैंने करवा दी हैं। आज मैं आपको इसकी लास्ट की 2 यूनिट्स जो बच गई हैं, यूनिट 11 और यूनिट 12 करवाऊंगी। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं यूनिट 11 से। एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ हम करेंगे। तो देखिए, ये है यूनिट 11। इसमें जो फर्स्ट थिंग आती है वो है वर्क प्लेस हैज़र्ड्स एंड वेज टू प्रिवेंट दैम। जो वर्क प्लेस होता है ना, वहाँ पे किस तरीके की दिक्कत किसी को हो सकती है, किस तरीके की प्रॉब्लम एक एम्प्लॉय को फेस करनी पड़ती है और उनसे बचने के क्या तरीके होते हैं, ये पॉइंट्स हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि जो वर्क प्लेस हैज़र्ड्स होते हैं, इसमें बेसिकली जो एक्सीडेंट केस हो जाता है, कोई मानिए मशीन है, इक्विपमेंट है, टूल है उसको ठीक से यूज़ करना नहीं आ रहा है उस टाइम पे, या फिर पुअर मशीनरी हो गई है, या वायरिंग वगैरह की दिक्कत है, जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो काफ़ी मैसिव एक्सीडेंट्स टेक प्लेस हो जाते हैं। तो उसे हम एक्सीडेंट की कैटेगरी में डालते हैं। तो जैसे कि कॉज ड्यू टू द किस किस वजह से होता है, ये जो मशीनरी उस पर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, जो वायरिंग है वो पुअर है, ठीक तरीके की वायरिंग नहीं है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा जो एम्प्लॉय होते हैं वो एक्सपोज करते हैं सर्टेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑन जॉब। अगर सेकंड बात करें तो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा बड़ा डेंजरस चीज़ यहाँ पे बताई गई है। स्मोक का मतलब हो गया यहाँ पे धुएं से। कुछ लोग तो एक्चुअल में जो स्मोकिंग करते हैं वो एग्जाम्पल हो गया, अदरवाइज जो धुआं होता है वो भी एक स्मोक का ही पार्ट होता है। तो ये 2 चीज़ें हैं आपको बता रखी हैं जो कि किसी भी वर्क प्लेस पे एक एम्प्लॉय के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्थ हैज़ार्डस बन जाता है। उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी दिक्कतें इन 2 चीज़ों की वजह से हो जाती हैं। अब जैसे कि जो भी एक्सपोजर्स होते हैं, टॉक्सिक फ्यूम है या केमिकल वगैरह जो फैक्ट्रीज़ में रिलीज़ होते हैं, उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होना, स्किन प्रॉब्लम हो जाना, जहर का वो काम आपकी बॉडी में करने लग जाते हैं। अगर आपने कभी सुना हो कि जो लोग ना कोयले की मिल्स, जो खदानें होती हैं, वहाँ पे काम करते हैं, तो उनके जो लंग्स होते हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं और बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। उनको बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं, क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम में दिक्कत होगी तो ऑब्वियसली ये सब डिजीज़ होंगी ही होंगी। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, ये सब के बारे में आपको यहाँ पे समझा रखा है। अब और इसमें कैसे होता है, कुछ डिफेक्टिव टूल्स हो गए, जैसे मशीनरी है, मशीन को ठीक तरीके से वो ठीक नहीं है, वो उसमें कुछ डिफेक्ट है और वो चीज़ आपको नहीं पता, तो जब आप उसको यूज़ करते हैं तो वो आपकी स्किन को या आपको डैमेज कर सकती है। वायरिंग लूज़ हो जाना, या फिर जो शीट मशीनरी है, ये चीज़ें जो इक्विपमेंट ख़राब होते हैं, तो इसकी वजह से भी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी हेल्थ पे एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे कुछ आपको फैक्टर्स दे रखे हैं दैट कुड लीड टू द वर्क प्लेस हैज़र्ड्स एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। तो यहाँ पे उनका सोल्यूशन और आपको कुछ ऐसी दिक्कतें समझा रखी हैं क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए, पहला है स्ट्रेस एंड बर्नआउट। ये ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं। स्ट्रेस एंड बर्नआउट है फर्स्ट, सेकंड जो है वो है डिप्रेशन, एंड थर्ड वन इज़ वर्क प्लेस स्मोकिंग, और नंबर 4th इज़ सब्सटेंसेस यूज एट द वर्क प्लेस, और क्यूमुलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर हो गया, और कंप्यूटर वर्क स्टेशन एंड इशू, और वर्क प्लेस वायलेंस। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, 7 to 8 पॉइंट्स हैं जो कि आपको इसके अंदर हेल्थ हजार्डस में लिखने हैं। अगर हम पहली बात करें तो वो है स्ट्रेस और बर्नआउट। अब देखिए, स्ट्रेस क्या होता है, अगर कहीं पे भी आप काम करते हैं ना, तो स्ट्रेस तो आता ही है। स्ट्रेस का मतलब क्या है, जो आपकी हेल्थ सेफ्टी हो गई, चाहे आपको फिजिकली चाहे मेंटली किसी भी तरीके से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता है, तो वो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस का क्या हो सकता है कि आप चाहे वर्क प्लेस पे काम करते हैं, उसका काम का लोड ज़्यादा है तो स्ट्रेस हो सकता है। अगर आप काम नहीं भी करते हैं तो भी उस चीज़ का स्ट्रेस रहता है। काम के साथ साथ फैमिली को मेंटेन करना, तो कई तरीके के जो स्ट्रेस है ना वो हमारी लाइफ में वर्क प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे यही पॉइंट आपको बता रखा है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना, उसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका डिटेल जो पोर्शन है ना वो यूनिट 12 में आपको दे रखा है, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे कि जो भी आपके पास में वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, या फिर इंटरपर्सनल कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए, आपके जो एम्प्लॉयज़ है वर्क प्लेस पे, उनसे आपकी थोड़ी बहुत किसी बात पे आर्ग्यू हो गई, बहस हो गई, तो जिस वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब रह जाते हैं, या ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्स्ट्रेंट हो गया, मतलब कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन पे काफ़ी वर्कलोड दे देते हैं, स्ट्रेस दे देते हैं।
अब स्ट्रेस जो होता है ना, वो तब भी कोई ना कोई एक्सपीरियंस कर सकता है जब वो बैलेंस नहीं कर पाता वर्क और फैमिली लाइफ में। वर्कलोड ज़्यादा है तो जिसकी वजह से फैमिली डिस्टर्ब है, या फैमिली की वजह से वर्क लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती, तो उस टाइम पे भी जो स्ट्रेस है ना वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करता है किसी के ऊपर। इसके अलावा जैसे जो कुछ ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे मर्ज कर दिया जाता है, काम जो एम्प्लॉयज़ है, टीम अलग अलग बटी हुई है, वो सब एक साथ मिलके काम करने लग जाते हैं, ग्रुप स्ट्रेटजीज़ होने लग जाती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो टेक्नोलॉजीज़ है उनमें काफ़ी हद तक चेंज आ जाती है। तो ये सब की वजह से भी एक एम्प्लॉय ना स्ट्रेस फील कर सकता है, क्योंकि उसे जिस काम की हैबिट है उस तरीके से काम नहीं हो रहा है, अब कुछ अलग तरीके से हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, इससे एक एम्प्लॉय को स्ट्रेस हो जाता है। अभी हमने बात करी स्ट्रेस की, अगर हम बात करें बर्नआउट की, तो ये भी क्या होता है, एक डिस्क्राइब एज अ रिलेटेड टू वर्क स्ट्रेस। जो वर्क स्ट्रेस होता है ना, काम आपका ओवरलोड हो रहा है उस वजह से स्ट्रेस है, तो उसी से ही जो बर्नआउट है इसको रिलेट किया जाता है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ स्टेज ऑफ सर्व डिस्ट्रेस एंड दैट कुड बी मैनिफेस्टेड इन टर्म्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डिक्रीजेज इन प्रोडक्टिविटी। अब एक तो हो गया कि भाई आपको ना बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा आपको काम वर्क का लोड है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेस जब आपका बाहर आने लग जाता है फ्रस्ट्रेशन की फॉर्म में, आप डिप्रेशन में चले जाएं या आपके काम पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखने लग जाए, तो वो चीज़ें होती हैं आपके पास में बर्नआउट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि स्ट्रेस का मतलब हो गया कि आपके पास में काम बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से आपकी जो मेंटली फिजिकल लाइफ जो है ना वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो रही है, और उस डिस्टर्बेंस को जब आप किसी और पे निकालते, वो फ्रस्ट्रेशन आप किसी और पे निकाल देते हैं, तो वो चीज़ होती है बर्न आउट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इससे जो प्रोडक्टिविटी होती है उसमें भी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ होने लग जाता है। अब यहाँ पे आपको बर्नआउट की और डेफिनेशन दे रखी है, जो आप चाहें तो कर लेना, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो स्ट्रेस है ना, कैन बी इफेक्टिवली मैनेज। अभी तक ना आपको जो मैंने बताया ना वो सारी प्रॉब्लम्स थी। अब यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन आपको दे रखा है कि जो स्ट्रेस है या बर्नआउट है इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो कुछ आप योगा सेशन ले सकते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, रेगुलर सेशंस होते हैं जैसे मेडिटेशन के, रिलैक्सेशन के, माइंडफुलनेस के, जिससे कि काम के अलावा कुछ और आप सोच पाएँ और आपके अंदर जो एक स्ट्रेस सा है ना वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाए, या काफ़ी आप मतलब उस चीज़ को सोच पाएँ कि हाँ, इससे आपका स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस से आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उससे आप रिलैक्स हो पाएँ, काम से ऊपर आप कुछ और सोच पाएँ। तो उस टाइम पे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ की काउंसलिंग होती है काम को लेके, करियर को लेके, तो वो चीज़ों पे भी वर्क किया जा सकता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ ये वेज आपको दे रखे हैं। स्ट्रेस के बाद में सेकंड जो पॉइंट आता है वो है डिप्रेशन। दोनों चीज़ें आपस में ही रिलेट करती हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो होती है ना वो स्ट्रेस से ही होती है। देखिए आगे के जितने भी आपको ये सिम्टम्स दे रखे ना, ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेजेस स्ट्रेस के बाद ही है। स्ट्रेस ज़्यादा होता है तभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। मानिए आपके मार्क्स किसी में कम आए, आप डिप्रेशन में चले गए, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है जिसकी वजह से आपकी इमेज बहुत नेगेटिव होती जा रही है, तो आप डिप्रेशन में चले गए। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डिप्रेशन के, बहुत ही ज़्यादा, कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ऑफिस में वो कम हो गई एज अ एम्प्लॉय, तो भी आप डिप्रेशन फील करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वजह हो सकते हैं, काम ठीक से ना हो पाना, वर्क और फैमिली में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो इन सब की वजह से आपके पास में काफ़ी हद तक दिक्कतें आपको फेस करने को मिलती हैं। स्पेशली जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना उनको ज़्यादा डिप्रेशन में देखने को मिलता है, और उनका जो डायग्नोस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें प्रिवेंटिव मेजर्स, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल हेल्थी होना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स को स्प्रेड किया जा सकता है, टू बी ऑर्गेनाइज, मतलब जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, काउंसलिंग होती है, इनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि एक एम्प्लॉय इस तरीके से अपने काम को करे कि जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस ना हो। इसके अलावा जो ट्रेनीज़ होते हैं या जो आपके सुपीरियर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, उनको जब भी लगे कि हाँ ये स्ट्रेस के, डिप्रेशन के सिम्टम्स है, तो उनको बेसिक लेवल पे ही रिजॉल्व कर दिया जाए, जिससे कि ज़्यादा मेंटल लेवल पे दिक्कत ना आए। तो ये पॉइंट्स आप डिप्रेशन में लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और प्रोग्राम्स हो सकते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ को प्रमोट करते हों, या फिर अवेयरनेस स्प्रेड किया जाए, मिथ्स और जो मिसकंसेप्शंस होती हैं, मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी, इन सब चीज़ों के बारे में जब अवेयरनेस फैलाई जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो डिप्रेशन है ना वो कम हो जाएगा। अब डिप्रेशन के साथ में ही आता है वर्क प्लेस स्मोकिंग। अगर देखिए कोई भी किसी में ना ऐसा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, कुछ नेगेटिव हैबिट्स वो लोग परस्यू करते हैं, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो ये कब होता है, जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, किसी बात को लेके बहुत परेशान है, तो उन सब की वजह से क्या होता है कि जो वर्क प्लेस स्मोकिंग है ना ये स्टार्ट हो जाती है। तो वर्क प्लेस स्मोकिंग हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, बहुत ही ज़्यादा। इवन जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके साथ साथ जो आसपास के लोग होते हैं उनके ऊपर भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है।
स्मोकिंग कैन ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन हेल्थ ऑफ द अदर एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो स्मोक कर रहे हैं उनके साथ साथ जो बाकी के एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी हेल्थ के ऊपर भी स्मोकिंग का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सब्सटेंसेस यूज्ड एट वर्क प्लेस। तो जैसे कि जो सब्सटेंसेस को यूज़ किया जाता है वर्क प्लेस पे, जैसे कि अल्कोहल हो गया, या जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स भी ना कुछ ख़राब ड्रग्स होते हैं, जैसे दवाइयाँ आप लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, वो एक ड्रग्स का ही पार्ट है। लेकिन कुछ ऐसे ना नेगेटिव ड्रग्स होते हैं जिसको आपको क्यों ज़रूरत दें, जिसकी अगर आप ज़्यादा एक्सेस में इनटेक करते हो तो उसके आपको हैबिचुअल हो सकते हैं और वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ सकती हैं उसकी वजह से। इसके अलावा कुछ और जैसे जो सब्सटेंसेस होते हैं, कंजप्शन ऑफ टोबैको, एल्कोहल कंजप्शन, या इसकी एडिक्शन हो जाना, या ड्रग्स अब्यूज़ हो गया, तो ये चीज़ें होने से एक नेगेटिव जो इम्पैक्ट होता है ना, वो आपकी हेल्थ पे पड़ने लग जाता है और आपका जो काम है वो भी उसकी वजह से काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है आपके काम पे भी ये सब चीज़ें। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, डीलिंग विद सब्सटेंस यूज एट वर्क प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कैन बी हैविंग स्ट्रिक्ट नॉर्म्स एंड रूल्स। अब कोई ना एक भी अगर ऐसे वर्क प्लेस पे या ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें लाने लग जाए तो बाकी भी ना धीरे धीरे उनके कांटेक्ट में आने लग जाते हैं। तो इस चीज़ से अगर बचना है तो सिंपल सी चीज़ यही है कि मैक्स से मैक्स जो रूल्स वगैरह हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको क्रिएट किया जाए, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाएँ, स्ट्रिक्ट जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करने पर मजबूर किया जाए, ताकि लोग ना इन सब चीज़ों से दूर रहें और अपनी हेल्थ को लेकर भी काफ़ी हद तक अवेयर हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रिगार्डेड स्पेशली ऑन हेल्थ हैज़ार्ड की, किस सब्सटेंसेस से या कोई किस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी से आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वो चीज़ें अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं, सब्सटेंसेस यूज एट वर्क प्लेस। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्यूमुलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वजह इसकी दो हैं, एक तो ये टॉपिक अच्छा है, प्लस ये थोड़ा सा साइंटिफिक वे में है ना, तो इसको जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप इसको लिख नहीं पाएंगे, और फिर एग्जाम में अगर आता है तो इसमें आप कनेक्ट भी तभी कर पाएंगे जब आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा। तो ये जो है ना क्यूमुलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर, तो गाइस ये वो चीज़ होती है जहाँ पे आपको ना रिपीटेटिव मोशन में इंजरीज होने लग जाए। मानिए कोई मशीन है, ख़राब है, और उसकी वजह से आपको रिपीटेशन में ना इंजरीज हो रही है, बार बार आपको उसकी वजह से चोट लग रही है, या फिर कोई चीज़ आप ओवर यूज़ करें किसी भी टेक्निक का, किसी मशीन का, और जो ओल्ड एज के लोग ज़्यादा होते हैं ना, वो इन चीज़ों के ज़्यादा उनमें ये दिक्कतें काफ़ी हद तक देखने को फेस कर रही, उनको ये दिक्कतें काफ़ी हद तक देखी जाती हैं। तो इसमें बेसिकली यही होता है कि एक रिपीटेटिव मोशन हो जाता है किसका, इंजरीज़ का। अब यहाँ पे कुछ आपको ऐसे ऑर्डर्स दे रखे हैं जैसे मसल्स, नर्व, टेंडन, लिगामेंट्स, जॉइंट, स्पाइनल डिस्क। तो ये सब जो दिक्कतें होती है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का एग्जाम्पल है। आप इस पॉइंट में इसको लिख सकते हैं। इसके लिए एक आपको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, सूटेबल मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, जिसकी हेल्प से आप इस डिसऑर्डर से रिकवर कर सकते हैं। और आप टाइम रहते ही ये चीज़ों को अपना, जो स्टार्टिंग में ही आपको हुआ, तो आप अपने डे टू डे लाइफ में इन रिकवरीज़ को इंक्लूड करेंगे, जो स्पेशली जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, तो आप इस तरीके की प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बच पाते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर वर्क स्टेशन रिलेटेड इश्यूज़। अब जो आज का जो टाइम है ना, उसमें हम लोग मोस्टली टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते थे, और अभी भी हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो भी चीज़ें हमारी हैं वो सब कुछ ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गई हैं। तो आज की डेट में हम कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह इन सब में ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और कोविड-19 पैंडमिक के बाद तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हर वक्त फ़ोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में देखने से बहुत सारी हमको ना इश्यूज़ होने लगे, डिजीज़, जैसे कि ब्लड विजन, आई साइट वीक हो गई हो, या फिर आइज़ में ना ईचिंगनेस होती है, बर्निंग आइज़ होती है। तो आइज़ का डिफेक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिला है टेक्नोलॉजी के आने की वजह से, क्योंकि हर किसी के पास ना, घर में जितने भी कैंडिडेट होते हैं उन सबके पास में, किसी के पास में आपको फ़ोन मिलेगा, किसी के पास में लैपटॉप मिलेगा, किसी के पास में कुछ कोई ना कोई आपको ऐसे टेक्नोलॉजिकल सेंटर या ये सब चीज़ें ना आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें, इसकी वजह से क्या होता है कि आपको ना मतलब कि दिक्कतें आ जाती हैं। तो स्पेशली आई साइड में ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको कहीं पे भी देखने को मिलेंगी कि आप टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हेडेक होना, आइज़ में पेन होना, ये सब चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलता है। प्लस जो टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से जो हमारा फिजिकल वर्क है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। क्लासेस वगैरह सब ऑनलाइन हो गए, जिसकी वजह से पहले जहाँ आप जाकर क्लास में ले जाते थे, पढ़ने के लिए जाते थे, वहाँ आप सब कुछ ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट हो गया है। तो आप बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं, तो ज़्यादा आपका फिजिकल वर्कआउट कुछ होता नहीं है, जिसकी वजह से आपकी जो हेल्थ है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ज़्यादा देर बैठे रहने से, लैपटॉप, कंप्यूटर में देखने से आपको पेन होने लग जाता है नेक में, बैक में। तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी हद तक फेस करनी पड़ती हैं।
तो इससे आप कैसे बच सकते हैं, यहाँ पे आप जो आपकी पोजीशन है उसको चेंज करके कंफर्टेबल चेयर्स वगैरह लेके बीच बीच में आप रेगुलर ब्रेक ले सकते हैं। और काफ़ी देर अगर आपका बैठे रहने का काम है तो बीच में आप खड़े होकर थोड़ा बहुत घूम सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। और जो स्क्रीन होती है फ़ोन लैपटॉप किसी की भी, तो उसको 4 to 9 इंचज़ आपको अपनी आंखों से दूर रखना है, जिससे आपकी जो रेज़ होती है ना, टेक्नोलॉजिकल रेज़ होती हैं, तो उसका जो आपकी आइज़ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये चीज़ आप मेक श्योर कर सकते हैं। इसके अलावा जो शॉर्ट एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे कि आपकी टेंशन कम हो, मसल्स वगैरह काफ़ी हद तक रिलैक्स कर जाएं, तो वो कुछ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। कंप्यूटर वर्क स्टेशन रिलेटेड इश्यूज़ में आप ये पॉइंट्स लिखेंगे। नेक्स्ट में क्या आता है, वर्क वायलेंस। तो वर्क वायलेंस का मतलब क्या हो गया, जैसे जो एक्सपीरियंस हो गया एम्प्लॉयज़ का, या जो विटनेस होते हैं, मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनके बीच में आपस में किसी चीज़ को लेके कहा सुनी हो गई, वायलेंस हो गया और रैगिंग वगैरह होती है, तो ये सब चीज़ें वर्क प्लेस वायलेंस में आती हैं। अब इस चीज़ से बचने के लिए, अब जो वायलेंस होता है ना, वर्क प्लेस वायलेंस, तो इससे ना लोगों के माइंड पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो फंक्शनिंग होती है, प्रोडक्टिविटी होती है किसी भी एम्प्लॉय की या ऑर्गेनाइजेशन की, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, एक तो ना वायलेंस फ्री जो इन्वायरमेंट है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए वो क्रिएट कर देना चाहिए। इसके अलावा जो फोकस होना चाहिए वो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, रूल्स और पॉलिसीज जो होती है ना, वो उस चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि किसी भी टाइप का जो वायलेंस है उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं जैसे वायलेंस फ्री वर्क प्लेस, तो इन चीज़ों के लिए मेक श्योर करना चाहिए। और जो भी वायलेंस होता है इन टर्म्स ऑफ, जैसे किसी ने किसी को गलत बोल दिया या फिजिकल थ्रेट, मारपीट हो गई, तो इन सब के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन को लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ना आपको क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे आपको वर्क प्लेस हैज़ार्ड्स बता रखे हो और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो हर एक का ना टॉपिक पहले आपको उसके कॉजेज़ बता रखे, उसके बाद में उससे आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, उससे आप कैसे बच सकते हैं, आपको ये चीज़ें समझा रखी हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ये यूनिट छोटी है और ये काफ़ी ईजी है, मतलब लास्ट की जो 2 यूनिट्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, इनमें इतना ज़्यादा ना कुछ है नहीं जिसकी वजह से आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं। ये है हमारे पास अप्रोचेज़ इन एम्प्लॉय काउंसलिंग। ये है हमारा यूनिट 12 जो कि लास्ट यूनिट है। अगर हम अप्रोचेस की बात करें एम्प्लॉय काउंसलिंग में, तो यहाँ पे 3 टाइप की अप्रोचेस हैं, 3 टाइप की काउंसलिंग है। एक हो गया डायरेक्टिव, एक है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और एक लास्ट आता है पार्टिसिपेटिव काउंसलिंग। तो जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है ना, ये क्या होता है, ये जो डायरेक्टली जो काउंसलर्स प्ले करते हैं, जैसे कि कोई आपके पास में ना इंटरेक्शन हो रहा है जो कि प्री गाइडेड नहीं है, या फिर एक काउंसलर है जिसने एक कंक्लूजन आपको दे दिया सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे में, तो वो चीज़ क्या होती है, डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है। जैसे कि इसमें ना एक जो एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है कि वो काउंसलर से जाके मिले, किसी भी एक काउंसलर से जाके मिले जब भी उसको ज़रूरत होती है, और डिटेल में अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, रिक्वायरमेंट होती है, वो जाके वो अपने काउंसलर को बताए। और एम्प्लॉयज़ हेल्प टू सी द प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन इज रीच्ड इन एग्रीमेंट। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक ना जो एम्प्लॉय है उसको काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है ग्रोथ में या एमिंग में, जो नेक्स्ट डेजिग्नेशन होता है उसके लिए, और लेकिन उसका जो क्वालिफिकेशन है ना वो कम पड़ रहा है, लेकिन उसे जाना है उस डेजिग्नेशन पे। जैसे आप एक पर्टिकुलर टाइम तक ना वहाँ पे काम करते करते आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो आप ये देखना चाहते हैं कि आप ना आपको नेक्स्ट आपको प्रमोशन चाहिए, सैलरी में भी इंक्रीमेंट चाहिए और आपकी पोस्ट में भी, लेकिन आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इसमें क्या है, जो HR है ना वो एग्जीक्यूट करते हैं, हु लुक्स आफ्टर अप्रेजल एंड प्रमोशन सक्सीड इन एक्सप्लेनिंग द गैप बट फेल्स टू विन द एम्प्लॉय ट्रस्ट ऑन दिस मैटर। द एम्प्लॉय इन टर्न is not reluctant to undergo training and requests occupy the post but find it disheartening as he asks to do. Counselor help the employee to understand the situation by posing certain leading questions without dominating the conversation. अब कई बार ना आपको बहुत सारी ऐसी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं, जिसका आपको आइडिया तो नहीं होता, लेकिन आपको ये होता है कि बस हमें तो आगे बढ़ना है, आपको ये नहीं पता होता कि आप उसके लिए क्या चीज़ कर सकते हैं और क्या चीज़ नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे एक काउंसलर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, जो आपका जो इमोशनल बिहेवियर होता है उसको लॉजिकल बिहेवियर के साथ में रिलेट करके काउंसलर आपको ये चीज़ में हेल्प करते हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग में, कि आप क्या क्या स्टेप्स को ले सकते हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पे आगे उसमें बढ़ जाएंगे। और जो आपका इमोशनल बिहेवियर है ना उसको लॉजिकल बिहेवियर से वो लोग
अप्रोच या एक्सप्रेस कर देते हैं। तो अगर हम बात करें डायरेक्टिव काउंसलिंग की, तो इसमें एम्प्लॉय जो होते हैं ना वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, और जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होता है उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता है। बेसिकली जो काउंसलर्स होते हैं उनका प्राइमरी रोल क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी बातों को सुने, समझे, और जो भी इमोशनल सिक्योरिटीज़ होती हैं उस चीज़ को श्योरिटी के साथ में वो चीज़ को टैकल करें। तो ये पॉइंट्स आप डायरेक्टिव काउंसलिंग में लिख सकते हैं। अगर हम बात करें इनडायरेक्टिव काउंसलिंग की, तो ये क्या होता है, ये जो इनडायरेक्टिव काउंसलिंग होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्शन होती है, इंटरेक्शन होता है, वो मोस्टली काउंसली जो होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग गाइड करे जाते हैं। जो भी एडवर्स सिचुएशंस होती हैं, जो भी काउंसलर के ओपिनियन होते हैं इस प्रॉब्लम या सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, तो वो चीज़ें हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, इन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो काउंसलर्स होते हैं वो काफ़ी हद तक अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको शेयर करते हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हुई थी, इसने मानिए आपको कोई केस, आपका सिमिलर केस आपको दे दिया जाए कि आपके साथ ना ये प्रॉब्लम है और आप एक काउंसलर के पास में जाते हो कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल नीट ना सबसे टफ एंट्रेंस मानी जाती है, आपको नीट क्रैक करनी है, लेकिन आपको पता है कि आप ना करना तो चाहते हैं लेकिन उसको आपको ये समझ में आ रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप उसको एक बार में नहीं क्रैक करते। तो उस टाइम पे काउंसलर के पास आप जाते हैं ना, तो वो आपको कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव तरीके के केसेस बताते हैं कि हाँ बहुत बच्चे ऐसे कर भी जाते हैं और बहुत नहीं भी कर पाते। तो ये चीज़ें क्या होती है, वहाँ पे आपको कुछ जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है ना उसके कंपैरिजन में नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में कुछ आपको केसेस वगैरह बता दिए जाते हैं, जिससे कि जो आपका प्रॉब्लम है ना उसको आप सॉर्ट आउट कर पाएँ, आप उस चीज़ को समझ पाएँ। इसके अलावा जो ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है, इसमें काउंसलर्स को एक अलग से सेपरेट ट्रेनिंग दी जाती है, और इसमें काउंसलर का जो रोल रहता है वो सेम ही रहता है कि सुनना है, समझना है और एनकरेज करना है किसी भी एम्प्लॉय को। जो चीज़ वो लॉजिकल मैनर में बोला गया है उसको भी, इसमें देखिए डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग दोनों में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि जो भी इमोशनल बायसेस होते हैं, जो इमोशनल बिहेवियर होता है उसको लॉजिकल वन से रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये पॉइंट्स आप अपने यहाँ पे लिख सकते हैं। वहीं अगर हम पार्टिसिपेटिव काउंसलिंग की बात करें तो ये क्या है, डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव दोनों का एक तरीके का मिक्सचर होता है। यहाँ पे जो कॉर्पोरेटिव एक्सचेंज होते हैं ना आइडियाज़ के बिटवीन काउंसलर और काउंसली, तो ये तरीके से होते हैं कि दोनों ही अपने अकॉर्डिंग अपने अपने आइडियाज़ को रखते हैं, और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना उनको ज़्यादा इंथ्यूसिटिकली जो काउंसलिंग है ना उसकी ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो इस तरीके के जो काउंसलर्स होते हैं उनको रेफ़र नहीं करते, लेकिन किसी पॉइंट पे जाके उनको ना काफ़ी हद तक डाउट्स हो जाते हैं, काफ़ी हद तक कोई प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ जाती है, तो उस टाइम पे वो इस टाइप की काउंसलिंग देते हैं। मानिए कि एक किसी पोस्ट पर वो हैं और एक एम्प्लॉय एक पोस्ट पे है और वो उस पोस्ट को ना अच्छे तरीके से होल्ड नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे उनको एक काउंसलर की ज़रूरत होती है कि किस तरीके से जो डेवलप कैसे करें उसको, या उस पोस्ट को कैसे होल्ड किया जाए, या फिर उस पोस्ट के लिए वो क्या बेस्ट कर सकते हैं। जो प्रोडक्टिविटी में लॉसनेस आई है, जो कमी देखने को मिली है, उस चीज़ से वो काफ़ी हद तक एक काउंसलर की हेल्प लेते हैं। तो वो चीज़ें आती है पार्टिसिपेटिव काउंसलर्स में। काउंसलर्स में चूज़ ईदर अप्रोच बट द सक्सेस ऑफ काउंसलिंग वो डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन। तो जो पार्टिसिपेटिव काउंसलिंग है ना उसमें जो डिपेंड करता है कि वो क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन, कितना अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन हो पाता है, ये चीज़ें काउंसलिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। चाहे किसी भी टाइप की काउंसलिंग हो, डायरेक्टिव हो, नॉन डायरेक्टिव हो, या फिर पार्टिसिपेटिव काउंसलिंग हो, किसी भी टाइप की काउंसलिंग हो, इसमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो होता है लोगों का क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन, कि आपका किसी के साथ में जो इंटरेक्शन है वो किस तरीके से है। समटाइम द होल प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग देखिए यहाँ पे बता रखा है कि कई बार तो ऐसा होता है कि जो इमोशंस हैं, आइडियाज़ हैं, या जो भी प्रॉब्लम होती है ना उसको बहुत ही जल्दी छोटे से टाइम में ना रिजॉल्व कर लिया जाता है जितना एक्सपेक्ट करते हैं, और नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि जो कम्युनिकेशन है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से काफ़ी लंबी बातचीत चलती है और जो प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और काफ़ी हद तक वो चीज़ें कंप्लीट हो ही नहीं पाती, मतलब एक लंबे टाइम तक भी ना वो चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ये पॉइंट्स आप अपने इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है वेरियस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक दैट कैन बी यूज टू मैनेज स्ट्रेस। अब यहाँ पे आपको ना कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स दे रखे हैं जिसकी हेल्प से स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। सब कुछ बहुत इजी सी टेक्निक्स है। यहाँ पे आप मेन जो हेडिंग है उसको ध्यान में रख लेंगे तो आप आराम से इन टेक्निक्स को भी कर पाएंगे। बुक है तो प्लीज़ एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, और अगर आपके पास में बुक नहीं है तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो टेक्निक आती है वो आती है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक का मतलब होता है जो आपका पल्स रेट है, हार्ट बीट है,
उस सबको नॉर्मल करना, जो ब्रीदिंग है उसको नॉर्मल करना, तो वो सब चीज़ें आपकी रिलैक्सेशन टेक्निक्स में आती हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या हो सकता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो सकती है, कॉन्ट्रैक्टिंग हो सकता है, या फिर जो बॉडी मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करना। जैसे कि अगर आपका बहुत ज़्यादा बैठने का काम है, बहुत ज़्यादा आपका सिटिंग वर्क है, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत आप खड़े होकर घूम लेते हैं या अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, तो उससे आपकी जो मसल्स होती हैं उनको काफ़ी हद तक रिलैक्स फील हो जाता है। इसके बाद में सेकंड जो आती है वो आती है मेडिटेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेडिटेशन को हिंदी में और संस्कृत में ध्यान वर्ड कहते हैं, जैसे ध्यान लगाना कहते हैं ना, ये चीज़ है कि आप कुछ टाइम के लिए एक शांत सी जगह पे बैठ गए और आपने कॉन्सेंट्रेट किया खुद के बारे में, जो आपकी इनर स्टेट होती है ना अवेयरनेस की, उस तक आप जब जाने लगते हैं और जो ध्यान कॉन्टिन्यूशन पे करते हैं ना रेगुलर बेसिस पे, वो अलाइनमेंट की सिचुएशन में चले जाते हैं, जैसे गौतम बुद्धा जी चले गए थे। तो ये काफ़ी एक पीस का काम करता है। इससे आपको काफ़ी हद तक जो माइंडफुल जो होता है ना, माइंडफुलनेस मेडिटेशन होती है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है, बहुत ज़्यादा रिलीफ आपको स्ट्रेस से फील होता है। तो यहाँ पे कुछ मेडिटेशन के आपको टाइप्स दे रखे हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन हो गया, गाइडेड मेडिटेशन हो गया, विपासना मेडिटेशन हो गया, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन है, चक्रा मेडिटेशन है। तो ये कुछ आपको टाइप्स ऑफ मेडिटेशन यहाँ पे दे रखे हैं। अब आगे बात करते हैं योगा की। जो योगा वर्ड है इसको योगा ही कहा जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छे, इसमें ना डिफरेंट आसन और प्राणायाम्स होते हैं, जिससे आपकी बॉडी को हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं काफ़ी हद तक, और काफ़ी जो बीमारियां होती हैं उनसे आप दूर रह पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेस से बचने का सबसे बेस्ट तरीका होता है टाइम मैनेजमेंट। स्ट्रेस हमको कम होता है, एग्जाम से पहले आपको स्ट्रेस कब होता है, जब आपने पढ़ा नहीं होता और सिलेबस ज़्यादा है, टाइम कम है, तो आप स्ट्रेस लेते हैं। अगर आप हर चीज़ को टाइम मैनेजमेंट करते हैं डेली बेसिस पे अगर ना डेली बेसिस पे आप अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि आपको डेली बेसिस पे इतना इतना काम करना है, इतनी देर इस काम को देनी है, तो उससे आपका जो टाइम है ना वो किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं होता। आपको पता होता है कि आपके दिन के आज इतने आवर्स यहाँ पे गए, इनको आपको ऐसे ऐसे यूटिलाइज़ करना है और यहाँ पे इस काम को करना है, ताकि नेक्स्ट डे जो आपका टाइम वेस्ट हुआ उसको आप यूज़ कर पाएँ। तो ये टाइम मैनेजमेंट में आता है। यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे प्लानर सिस्टम हो गया, टाइम वेस्टर्स जो है उनको आपने ब्लॉक कर दिया हो, डेलीगेटिंग हो गया। ब्लॉक का मतलब ये नहीं हो गया कि फ़ोन से ब्लॉक कर देना, ब्लॉक का मतलब आप उस चीज़ को अवॉइड करें। डेलीगेटिंग और डीलिंग विद प्रोक्रेटेशंस हो सकते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट की कुछ ट्रिक्स होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास में आता है इंटरपर्सनल स्किल्स। तो इंटरपर्सनल स्किल्स जो होती हैं वो भी इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए होती हैं, स्ट्रेस से बचने के लिए वे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और इसके अलावा जैसे कि जो सेल्फ अवेयरनेस हो गया, या कुछ आप लर्न कर रहे हैं, कोई चीज़ें सीखते चले जा रहे हैं, तो इससे आपका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक सिमट के रह जाता है, काफ़ी हद तक आपको ये दिक्कतें फेस नहीं करनी पड़ती हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, फाइनली आपकी बुक कंप्लीट हो गई है। इसकी बुक के हाफ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट थी वो मैंने आपको दे दी है। नेक्स्ट हाफ जो 6 चैप्टर्स बचे हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैं आपको कल मॉर्निंग में दे दूंगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।